नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। हम लोग घटनासार करंट अफेयर देख रहे थे, तो घटनासार करंट अफेयर वार्षिकी जो है उसका ये अगला पार्ट होगा। आइए देखते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो आधा मत देखा करिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद वीडियो होगा। पहला करंट अफेयर देखते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान हो गया। 25 अप्रैल 2025 को ओडिशा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत के राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। सिमलीपाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35(4) के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? उड़ीसा में। अब यह उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, जो 845.70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के शेष हिस्से को वन्यजीव अभयारण्य माना जाएगा। यह देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है और पूर्वी राज्य में भितरकनिका के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। इस घोषणा से पहले उड़ीसा में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका था। भितरकनिका और सिमलीपाल दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? उड़ीसा में, जो सुंदरबन के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का घर है। अब देखो, सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सुंदरबन। सुंदरबन है। और दूसरा कौन है उसके बाद? भितरकनिका है। भितरकनिका को पहले वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। बाद में 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के दर्जे के रूप में प्रस्तावित किया गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह जंगली मेलिनिस्टिक बाघों का विश्व का एकमात्र आवास है। सिमलीपाल 40 रॉयल बंगाल टाइगरों का आवास है तथा ओडिशा की 25% हाथी आबादी का आश्रय स्थल है। कितने परसेंट? 25% हाथी आबादी इसमें पाई जाती है। 360 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों, तेंदुए, सांभर और मगरमच्छ जैसे विविध स्तनधारियों का आश्रय स्थल है। सिमलीपाल के वन साल वृक्षों, नम पर्णपाती, अर्ध सदाबहार प्रकार का मिश्रण है, जो वनस्पतियों, जीवों और वन निर्भर समुदायों के लिए एक जटिल संपन्न आवास का निर्माण करते हैं। उद्यान का संपूर्ण क्षेत्र 1352 से अधिक पौधों की प्रजातियों का घर है, जिनमें ऑर्किड की 94 प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से 3 प्रजातियां स्थानिक हैं। यह कुछ स्थानिक किस्मों, जलीय घास प्रजातियों, भारत के 7% से फूल वाले पौधों और 8% ऑर्किड का भी घर है। अगला है महाराष्ट्र का डीपीएस फ्लेमिंग झील संरक्षण रिजर्व घोषित हो गया है। शहरी भारत में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अप्रैल 2025 में आधिकारिक रूप से नवी मुंबई के डीपीएस वेटलैंड फ्लेमिंग झील को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। पहली बार जब ठाणे क्रीक फ्लेमिंग अभयारण्य से जुड़ी किसी आर्द्रभूमि को औपचारिक संरक्षण का दर्जा मिला है, जिससे नवी मुंबई की नाजुक आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जब मुख्य अभयारण्य में ज्वार के समय जल स्तर बढ़ जाता है, इस अभयारण्य में ज्वार भी आता है क्योंकि समुद्र के तट पर है, जो फ्लेमिंग झील जैसे वैकल्पिक स्थानों पर चले जाते हैं, जहां उन्हें पर्याप्त गहराई वाला जल और भोजन मिल सके। अगला है नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया गया है। 6 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग बीबीए का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं के प्रभुत्व को कम करना है। निर्णय निर्माण निर्णय निर्धारण व आधिकारिक संवाद में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। ये बहुत सही चीज है कि हम भारतीय भाषाओं को, अपनी मातृभाषा को जरूर बढ़ावा दें। हाँ, अंग्रेजी रहनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी का प्रभुत्व ज्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे देश की जो भाषा हिंदी है उसका प्रभुत्व ज्यादा होना चाहिए। आगे देखते हैं। यह कदम भारत की भाषाई विविधता के माध्यम से एकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
भारतीय भाषा अनुभाग का उद्देश्य और लक्ष्य प्रशासन को विदेशी भाषाओं, विशेषकर अंग्रेजी के प्रभाव से मुक्त करना, सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को भारतीय भाषाओं में लाना है। भारतीय भाषाओं और हिंदी के बीच दोनों दिशाओं में सार्वभौमिक अनुवाद प्रणाली को सशक्त करना, क्षेत्रीय भाषाओं को सशक्त कर समावेशी शासन प्रणाली सुनिश्चित करना। कई दशकों से यह शिकायत रही है कि क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर उचित स्थान नहीं मिल रहा है। बीबीए अनुभाग इस अंतर को पाटने और केंद्र और राज्य के बीच संवाद को भारतीय भाषाओं में सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस सिद्धांत से जुड़ी है जो मातृभाषा आधारित शिक्षा और प्रशासन पर बल देती है। अगला है तमिलनाडु का धनुषकोडी फ्लेमिंग अभ्यारण्य घोषित। पर्यावरण दिवस पर 5 जून मनाया जाता है पर्यावरण दिवस अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी रामनाथपुरम जिले को ग्रेटर फ्लेमिंग अभ्यारण्य घोषित किया है। यह अभ्यारण्य 524.7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। गल्फ ऑफ मन्नार किस किस देश के बीच? भारत और श्रीलंका के बीच में। यह कदम दक्षिण भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अभ्यारण्य सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है और 10,700 से अधिक प्रवासी पक्षियों को आश्रय देता है। इस फ्लेमिंग अभ्यारण्य घोषित किए जाने का उद्देश्य है प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों विशेषकर ग्रेटर फ्लेमिंगोज संरक्षण, प्रवासी प्रजातियों का कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। धनुषकोडी में पारिस्थितिक तंत्र कैसा है? धनुषकोडी के पारिस्थितिक तंत्र में मैंग्रोव वन, अविसेनिया, ट्राइजोफोरा, रेतीले टीले, कीचड़ भरे तट, दलदल की प्रचुरता है। वर्ष 2023-24 आर्द्रभूमि पक्षी सर्वेक्षण के अनुसार 10,700 प्लस पक्षी दर्ज किए गए हैं, जिनमें 128 प्रजातियां शामिल हैं। कुछ प्रमुख प्रजातियां ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो, बगुला, सैंडपाइपर, एग्रेट आदि हैं। तेलंगाना अनुसूचित जात उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण किया गया है। ये तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जिसने ऐसा किया है। क्या किया है? तेलंगाना सरकार अनुसूचित जातियों की उप श्रेणी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। तो आप लोग सीधा याद रखिएगा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुसूचित जाति का उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सीधा क्वेश्चन आएगा तेलंगाना। इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। एक चीज ये भी याद रखिएगा, इस पहल का उद्देश्य मौजूदा 15% एससी आरक्षण को 59 उप जातियों के बीच 3 समूहों में बांटकर उनको आपसी सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर अधिक न्याय संगत तरीके से लाभ वितरित करना है। अगला है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025। भारत कितने स्थान पर है? 36वें स्थान पर है। कौन जारी करता है? अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा। कौन जारी करता है? याद रखिएगा, इस सूचकांक में ज्यादातर पूछा जाता है कि टॉप पे कौन है, भारत की रैंक क्या है और कौन जारी करता है। तो जारी कौन करता है? अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। भारत इस साल कितने स्थान पर है? 36वें स्थान पर है। टोटल कितने देशों के लिए जारी किया गया? 170 देश इसमें शामिल हैं। 170 देश में भारत 36वें स्थान पर 2022 में 48वें स्थान पर थे। कितने स्थान पर थे? और पिछली रैंक में काफी सुधार हुआ है, मतलब 48 से 36 हुआ है। 8 से 12 रैंक में भारत ने सुधार किया है। यह प्रगति कई कारकों का परिणाम है, जिसमें शामिल है आईसीटी परिनियोजन, अनुसंधान और विकास गतिविधि, औद्योगिक क्षमता और वित्त में सुधार, एआई और नैनो प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया जाना आदि। अगला है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई। कब हुआ? आरटी ऑन क्रिस्टोफर लक्सन ने 16 से 20 मार्च 2025 तक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा की। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में। हैदराबाद हाउस कहाँ से? नई दिल्ली में। 17 मार्च को आयोजित द्विपक्षीय शिखर बैठक में शीर्ष नेताओं ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, विशेष रूप से व्यापार, रक्षा, शिक्षा, कृषि क्षेत्र में सहयोग को लेकर व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच बैठक के बाद दोनों देशों ने 4 घोषणाएं की और संयुक्त वक्तव्य पर सहमति प्रदान करने के साथ 6 समझौता दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। क्या क्या है? महत्वपूर्ण सहमति और समझौते। आर्थिक और व्यापार क्षेत्र में भारत ने न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार
समझौते पर वार्ता शुरू करने की घोषणा की। वित्तीय वर्ष 23-24 में दोनों देशों के बीच $1.7 अरब का कारोबार हुआ। डिजिटल भुगतान सहयोग पर चर्चा, जिसमें व्यापार पर नई गति मिलेगी। रक्षा क्षेत्र में क्या किया गया? भारत न्यूजीलैंड रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। सैन्य अभ्यासों में भागीदारी, अधिकारियों के आदान प्रदान और नौसैनिक बंदरगाहों की यात्राओं में इससे वृद्धि होगी। न्यूजीलैंड ने भारत को कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस में भागीदारी का स्वागत किया। समुद्र सुरक्षा वार्ता को नियमित करने पर सहमति बनी। न्यूजीलैंड ने भारत की इंडो पैसिफिक ओशन से इनिशिएटिव IPOI पहल में शामिल होने की इच्छा जताई है। आगे है, न्यूजीलैंड ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में सहयोग पर चर्चा की है। विज्ञान और तकनीकी में शोध, नवाचार, हरित ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति। न्यूजीलैंड आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचा गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है। भूकंप न्यूनीकरण पर समझौता की दिशा में प्रगति हुई है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में न्यूजीलैंड की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है, इंदौर में भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? PP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में। इंदौर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। यह परियोजना हरे कचरे को मूल्यवान संसाधनों में बदलने, प्रदूषण कम करने, पर्यावरण स्थिति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। यह प्लांट इंदौर नगर निगम के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा और कोयले के विकल्प के रूप में लकड़ी के पेलेट्स का उत्पादन करेगा। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट 5500 वर्ग फुट में बिचौली हप्सी इंदौर में स्थापित किया जाएगा, जिसे निजी भागीदारी एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड होगी। यह प्लांट लकड़ी के कचरे को लकड़ी के पेलेट्स में बदल देगा, जो कोयले का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। प्रमुख संसाधन निश्चित शुल्क संरचना के तहत सीधे प्लांट को हरा कचरा भेजेगी। बड़े पेड़ों की शाखाओं को सिटी फॉरेस्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाएगा। हरे कचरे को 3 से 4 महीने तक सुखाया जाएगा, जिसमें नमी की मात्रा 90% तक घट जाएगी। आधुनिक मशीन की मदद से सूखा कचरा सूक्ष्म लकड़ी के चूरे में परिवर्तित किया जाएगा। इस चूरे को विभिन्न इको फ्रेंडली उत्पादों में दोबारा उपयोग किया जाएगा। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप को रेल मार्ग से जोड़ने वाला एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को किया। 535 करोड़ रुपए की लागत से बना और 2.08 किलोमीटर लंबा पंबन पुल रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। रेलवे ने इस पुल का अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की सीमा को मंजूरी दी। हालांकि पुल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी ट्रेन चल सकेगी। 99 स्पैन और 32.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन वाला पुल इलेक्ट्रोमैग्निकल सिस्टम पर काम करता है। पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊंचे इस पुल का सेंटर स्पैन 5 मिनट में 32 मीटर तक उठ सकता है। यह बड़े जहाज भी आसानी से गुजर सकेंगे। पुराना पुल कैंटिलीवर था, जिसे लीवर से खोला जाता था और 14 लोगों की जरूरत होती थी। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता मिल गई है। जनवरी 2025 में इंदौर और उदयपुर रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि शहर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। वेटलैंड सिटी मान्यता पर सलाहकार समिति ने इंदौर और उदयपुर सहित वैश्विक स्तर पर 31 नए शहरों को मान्यता प्रदान की, जिसमें मान्यता प्राप्त वैश्विक शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 74 हो गई है। वर्तमान में चीन के 22 मान्यता प्राप्त शहरों के साथ वैश्विक सूची में शीर्ष पर है, जबकि फ्रांस 9 शहरों के साथ दूसरे स्थान पर है। अगला है, भारत की 6 धरोहर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल। 7 मार्च 2025 को यूनेस्को भारत के 6 प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर को अपनी अस्थायी सूची में शामिल करने की घोषणा की, जिससे देश में अब अस्थायी स्थलों की कुल संख्या 62 हो गई है।
कौन कौन से शामिल किए गए हैं? 6 नए स्थलों की सूची में मध्य प्रदेश स्थित सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेल शासकों के किले, महल, छत्तीसगढ़ स्थित कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना स्थित मृदुमल मेगालिथिक मेन्हिर शामिल हैं। वर्तमान में भारत में 43 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जिसमें 35 सांस्कृतिक स्थल श्रेणी है, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल श्रेणी शामिल है। देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। यह अध्ययन 8 राज्यों को 28 नदियों में किया गया है, जिसे 3,150 कार्य दिनों में 8,500 किलोमीटर दूरी तय की गई है। इस गणना में उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक नदी डॉल्फिन 2,397 दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार में 2220, पश्चिम बंगाल में 815 और असम में 635, झारखंड में 162, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 95, पंजाब में 3 रहा है। सबसे सर्वाधिक कहाँ है? यूपी में सेकंड स्थान पे। यार आपको क्रम लगाने के लिए भी पूछ सकता है, तो आप टॉप पे कौन? नंबर 1 पर यूपी, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर झारखंड। तो आप एक क्रम याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में सीधा आजकल क्रम पूछ लेता है कि सब अवरोही क्रम में दर्शाइए या तो आरोही क्रम में दर्शाइए, तो आप जरूर याद रखिएगा। इस दौरान गंगा की मुख्य धारा में औसतन 3,275, गंगा की सहायक नदियों में गंगा की मुख्य धारा में कितने हैं? 3,275 और सहायक नदियों में 2,414 और ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा में 584 और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में 51 और ब्यास नदी में 4 डॉल्फिन की गणना की गई है। अगला है गुजरात पहला जैव विविधता विरासत स्थल। 30 जनवरी 2025 को गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने कच्छ जिले में लखपत तालुका के गुनेरी गांव में अंतरदेशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल को आधिकारिक रूप से गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। 32.78 हेक्टेयर में फैला यह राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। न केवल कच्छ की परिस्थिति की पहचान को मजबूत करता है, बल्कि जैव विविधता संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। गुनेरी का यह मैंग्रोव वन एक विशेष प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। सामान्यतः ऐसे स्थल मैंग्रोव तटों पर पाए जाते हैं, जहाँ ज्वारीय पानी 24 घंटे में एक बार आता जाता है। अगला है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरल पहला राज्य बन गया। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप याद रखिएगा केरल। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। यह एक वैधानिक निकाय है, ये याद रखिएगा। यहीं पे क्या करता है? बजा देता है। वैधानिक के साथ दूसरा कुछ दे देगा। अगर आप नहीं पढ़े हो तो बोल गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना, नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका निभाना। अगला है मध्य प्रदेश के रीवा में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी जनवरी 2025 में प्रदान की। यह पहल वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि रीवा ऐतिहासिक रूप से अंतिम ज्ञात जंगल सफेद बाघ के रूप में जुड़ा हुआ स्थल है। इस परियोजना को 2011 में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई थी और इसे गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा, जो मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी के पास स्थित है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाने वाला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मुकुंदपुर सफेद बाघ सफारी से 10 किलोमीटर दूर होगा। राज्य की एकमात्र सफेद बाघ पर्यटन सुविधा है। रीवा को सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सफेद बाघों की भूमि किसे कहा जाता है? तो किसे कहेंगे? रीवा। रीवा है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। यह केंद्र केंद्र महाराजा मार्तंड सिंह
जूदेव सफेद बाग सफारी और चिड़ियाघर मुकुंदपुर की पुनरीक्षित मास्टर योजना का हिस्सा है। मध्य प्रदेश अपने अनुकरणीय वन्यजीव संरक्षण कार्यों के लिए टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट और चीता स्टेट के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश को क्या क्या कहा नाम से जाना जाता है? एक टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है और चीता स्टेट भी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को करंट अफेयर की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और एक प्यारा सा कमेंट किया किया करिए। धन्यवाद।